नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। विपक्षी दलों ने मंगलवार को बेंगलुरु में एकजुटता दिखाते हुए बड़ी बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दलों के नेता यहां एक साथ एक मंच पर नजर आए। बैठक में विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता कांग्रेस के राहुल गांधी फिर से साथ दिखे। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है। आरएलडी पहले ही सपा के साथ है। मायावती को साथ लाने में कोई रुचि इन विपक्षी दलों ने बिल्कुल नहीं दिखाई है। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने सोमवार को एक तस्वीर साझा की जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश की तरफ से विपक्षी दलों की बैठक की एक तस्वीर साझा की गई जिसमें वो जयंत के पास बैठे हुए हैं। ताजा घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी सपा रालोद गठबंधन की टूट पर फिलहाल विराम तो लगता नजर आ ही रहा है, लेकिन इसके कई सियासी मायने हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि सपा की तरफ से दिखाए रवैये के चलते रालोद नए साथी की तलाश में है। हालांकि दोनों ही दलों ने कभी भी खुलकर गठबंधन में दरार की बात नहीं की। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जयंत और अखिलेश के बीच दरार की कहानी बीते साल शुरू हुई थी जब रालोद प्रमुख राज्यसभा के लिए चुने गए। हाल ही में हुए शहरी निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी में प्रचार के दौरान भी दोनों नेता साथ नजर नहीं आए। बीते दिन हुई बैठक में अखिलेश यादव ने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम सभी एक होकर आगे बढ़ेंगे। वहीं सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय शक्ति मजबूत है उसी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में जाहिर है कि सपा यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। बेंगलुरु मीटिंग में जाने से पहले ही अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का संकेत भी दे चुके हैं। तो अखिलेश की दोस्ती जयंत के लिए जरूरी है या सिर्फ ये सियासी मजबूरी है? इंडिया ने कैसे बदल दिए बिगड़ते हालात को? क्या यूपी में साथ आएंगे सपा और कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाया गया है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जिस गठबंधन का गठजोड़ किया गया है, कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक ही मोटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं कि इन्हें कैसे भी बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। लेकिन फिर भी राजनीति में कहते हैं कि जितने बर्तन होंगे वो खटकते जरूर हैं। अब जब इतनी पार्टियां एक साथ आई हैं तो ये पूरा जो 2024 लोकसभा चुनाव है बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी मतभेद के निकल जाए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या कुछ होगा इस पर फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी वक्त बाकी है 2024 के लिए। लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन तैयार हो चुका है। पहली मीटिंग इसकी पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी पर चर्चा के लिए कहा गया है कि अब ये तीसरी मीटिंग मुंबई में की जाएगी, जहां पर ये डेट फिक्स की जाएगी कि क्या कुछ आगे किया जाएगा। कई बातों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर सबसे ज्यादा बातचीत इस चीज को लेकर हो रही है कि 2024 में, क्योंकि यूपी काफी मायने रखता है, 80 सीटें हैं, काफी बड़ा राज्य है, ऐसे में उसे साधने के लिए जो दल साथ आए हैं, किस तरह का गठबंधन यहां देखने को मिलेगा, इंडिया का क्या फॉर्मूला यूपी में फिट बैठेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनका कांग्रेस के राहुल गांधी एक बार फिर से साथ नजर आए हैं। तब वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी भी विपक्षी मीटिंग में साथ नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारे हैं आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी के सियासी ट्वीट के चलते वो कहीं ना कहीं कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।
तो यूपी में विपक्षी एकता क्या कुछ देखने को मिलेगी, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह टीटू, उपाध्यक्ष आरएलडी, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत में कांग्रेस के नेता से करना चाहूंगी। जयकरण वर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। विपक्षी एकता का फॉर्मूला तैयार किया गया कि चलिए अब विपक्ष की एकता को साथ में रखकर आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब 2 मीटिंग हो चुकी हैं। जिस हिसाब से आपकी एकता नजर आ रही है वो काफी काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ बस एक चीज समझने की जरूरत है, जब यूपीए था तो इंडिया बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जी देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का, मोदी जी को हटाने का, अमित शाह जी के गलत नीतियों को हटाने का, उससे हमारे देश के विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, देश में खुशहाली चाहते हैं, किसानों और मजदूरों और नौजवानों को रोजगार चाहते हैं, ऐसे नेताओं ने अपनी एक जुगलबंदी की है, गोलबंदी की है, एक गठबंधन करने का काम किया है जिससे इस देश के संविधान को बचाया जाए, जिससे देश हमारा बचा रहा है। अब रही बात जो आपका कहना है कि ये गठबंधन क्यों कैसे का महत्व नहीं वक्ता जी, नहीं सर, क्यों कैसे नहीं, मैंने ये पूछा कि यूपीए जब पहले से थी तो इंडिया बनाने की क्या जरूरत पड़ी? गठबंधन आपने किया, यूपीए के तहत भी हो सकता था, इसके लिए नया नाम लाकर इंडिया को आगे किया गया, ये आपसे सवाल है मेरा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कई दल हमारे साथ, हम उनके साथ बैठते हैं तो सबके विचारों को समाहित करना ही गठबंधन की एक मुख्य विचारधारा होनी चाहिए और उस पर सहमति बननी चाहिए और मानना चाहिए। ऐसा सारे दलों ने माना है। इंडिया से इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों है? भारत देश से इतनी नफरत क्यों है? अगर जो इंडिया से इतनी नफरत उनको है तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे इंडिया से नफरत करते हैं, जैसा वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वैसे हम भी कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन ये थोड़ा से मजाकिया मैं कह सकता हूँ, मासी में भेज नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह क्रूर नहीं हो सकता, उनके जैसा मैं चाबुक नहीं चला सकता। मैं इंडिया को सजाते और संवारते हुए इस देश के संविधान को बचाना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र को बचाना चाहता हूँ, नौजवानों के हाथ में रोजगार देखना चाहता हूँ और मोदी जी का जो झूठ का घड़ा है उसको तोड़ते हुए इस देश की संस्थाओं को बेचने पर भी लगाम लगाना। ये जिस मकसद से आपने गठबंधन बनाया है, आपको लगता है सफल होता नजर आ रहा है? ठीक है बीजेपी, बिल्कुल। मनोज जी, देख लीजिए, आपने सुन लिया होगा कि जयकरण वर्मा साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अब वो जो पाप का घड़ा है वो अब फूटना ही चाहिए। जिस हिसाब से आपके कामकाज थे उसके लिए ये इंडिया बनाया गया है। अब इसकी रणनीति को भेदने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? आप इंडिया का सामना एनडीए कैसे करेगी, क्योंकि ये जंग अब एनडीए बनाम इंडिया हो गई है। इनका सामना तो प्रदेश की जनता करेगी, हमें आप सामना करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि क्यों अभी तक पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में होंगे। अभी तो चुनाव जब आ जाएगा तो देश में घूम घूम के मीटिंग ही करेंगे ये। अभी तक ना इनका नेता तय किया गया, ना इनकी चीजें की नीति तय की गई। अभी आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा विपक्ष जो एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते थे वो आज एक मंच पे बैठे हैं। हाँ। तो इससे तो इनको हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि हमारी वजह से ये इकट्ठे तो हुए, कम से कम एक साथ बैठे तो हैं, नहीं तो ये बैठते ही नहीं एक साथ। आप एनडीए की जगह इंडिया रख दिया, अच्छी बात है, रखिए आप इंडिया, कौन मना करता है आपको? आपकी स्वतंत्रता है। आपको नफरत है इंडिया से, ऐसा कह रहे हैं जयकरण वर्मा जी? इंडिया से नफरत है? जयकरण वर्मा तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ जयकरण वर्मा जी के बारे में, ये तो कांग्रेस ही है, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। इनके लिए ये तो कहते हैं देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है।
तो ये तो हमें बोलने भी नहीं देंगे भाई चैनल पे, तो हम बोल भाई ठीक है, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि हमें इंडिया से प्यार है, ये तो देश जनता जानती है। ये सर्टिफिकेट देने के लिए कांग्रेस के पास नहीं आना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंदुस्तान से प्यार है या नहीं। हम लोग राजनीति करते हैं देश के विकास की, हम लोग राजनीति करते हैं देश की तरक्की की, हम लोग सबकी एकजुटता की राजनीति करते हैं। इनकी तरफ बिखेरने की राजनीति नहीं आती। अभी इन्हीं के नेता थे बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो वही असंतुष्ट नजर आए, मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए बिहार। आप ये देखिए तो कितनी एकजुटता है, ये जनता जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि इनकी एकजुटता कितनी है। इनका सिर्फ एक सूत्र कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना। और मैं कहता हूं कि इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें सत्ता में रखने के लिए जनता तैयार है। आपको सत्ता से दूर रखने के लिए सब साथ में आए हुए हैं। सपा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रविंद्र प्रताप जी, सपा में जो गठबंधन अब यूपी में देखने को मिल रहा है काफी दिलचस्प है। सपा, रालोद, कांग्रेस साथ में लड़ेंगे, लेकिन यूपी में जिम्मेदारी दी गई है। कितनी सीटों पर आप दम भरते हैं? लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आप यूपी में बड़े भाई के तौर पर एक अपना वो वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। क्या कुछ इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? इसको मैडम, ये गठबंधन पहले भी एक साथ चुनाव लड़ चुका है। हाँ, लड़ चुका है, पर उस गठबंधन को हमने भी देखा था, फ्लॉप रहा था। 2017 में कांग्रेस और रालोद इसका आपका गठबंधन रहा था, वो फ्लॉप रहा था। तो अब की गठबंधन में ऐसा कुछ क्या खास? तब देखा था आपने जब वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी। विधानसभा चुनाव 2017 की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, आपने कहा मैंने देखा था, तो वो भी देख लीजिए जब वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी और दोनों जीत के आए थे। पर देखना ही है तो देखते रहिए ऐसे। अब आप सुनिए, हमारा नेता लोग जब से है, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह साहब थे और हमारी विचारधारा लोहिया जी की थी। उनके नेतृत्व में हमने 67 में सरकार बनाई थी, 70 में सरकार बनाई थी, फिर 1977 में केंद्र सरकार बनाई थी। इस पर जो प्रश्न उठाने वाले हैं वो कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री है, जो अपने लोगों के बारे में, माननीय अडवाणी जी के बारे में झूठ की फैक्ट्री बना देते हैं कि जिंदा की मजार पे चादर चढ़ा दिया। तो वो जो मैंने कांग्रेस गलत बोल दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के सिवा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास केवल एक आदमी है, बस मैं अकेला। तो मैं अकेला जो बोलेगा वही मान लिया जाएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश का परिणाम सुनना चाहती हैं तो लोकसभा चुनाव सर मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक मिनट रविंद्र जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको जवाब अपने जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको देना है। चलिए आप मत सुनिए, आप उसको म्यूट कर दीजिए, वो विपक्षी वालों को सुनने दीजिए। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरह से रविंद्र जी आप बात कर रहे हैं, ये बात करने का, डिबेट करने का तरीका नहीं है। आप सुन लीजिए या विपक्ष का म्यूट कर दीजिए। आप मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा दीजिएगा। चलिए सुनिए जो बात कह रहा हूँ। अब आपको आवश्यकता पड़े तो मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलवाइएगा। जो 2019 में जो इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, 50% वोट मिले। फिर 22 में विधानसभा चुनाव लड़ा, बीजेपी ने 41% वोट मिले। इसके बाद निकाय चुनाव लड़ा तो इनको 30% वोट मिले, जो शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। तो ये झूठ की फैक्ट्री इसकी चलती रहेगी। और ठीक है, इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के टीटू उपाध्यक्ष हैं। इंद्रजीत जी, आपकी तरफ से भी लगातार अब जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वैसे तो कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन किया गया है यूपी में, इसको लेकर आप साथ हैं सपा के, लेकिन जिस हिसाब से ट्वीट सामने आ रहे हैं, भाषा कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन, मैं अपनी बात चालू करने से पहले, तो आज जो मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस पर अपना दुख प्रकट करता हूं और देश के प्रधानमंत्री और बहन राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा, कृपया इसको बड़े प्रॉपर तरीके से इसको पे अपना संज्ञान लाएं। और अब मैं अपील करूंगा पूरे देशवासियों से, इस तरीके की वीडियो ना डालें, इससे मन भावुक होता है। सबकी बहन बेटियां एक बराबर है। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। देखिए बहन, बात यह है कि हमारा जो गठबंधन है, ये कोई आज का गठबंधन नहीं है। स्वर्गीय चरण सिंह जी कहा करते थे कि मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी 2 आंख है। एक आंख है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और एक आंख है मेरे स्वर्गीय अजीत सिंह जी।
ये सबका हमारा गठबंधन है, ये चलेगा। पहली बात तो ये है। मैं आपको एक कंक्लूड करके कुछ कहा एग्जाम्पल्स के तौर पे अपनी बात कहूंगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आपने मुझे नंबर दिया है। थोड़ा सा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा घर में भाई होता है, जैसे गठबंधन बना है, एक क्वेश्चन जो विपक्ष के और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन चलेगा नहीं, ये नहीं करेगा। अगर हमें इन सब चीजों पे विराम लगाना है तो जितने भी बड़े दल हैं पूरे भारतवर्ष में, वो अपने जो साथ सहयोगी दल हैं उनको सम्मान दे, तो उनके बराबर का उनको हक दे। इसके लिए उनको त्याग देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सर आपकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया कि चावल की जगह खीर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ गठबंधन। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि जितने भी बड़े दल हैं, अगर हमने इंडिया का झंडा लहराना है, इंडिया को जिताना है, तो सत्ताधारी पार्टी के सारे क्वेश्चनों पे विराम लगाना है। केवल हमें इतना सा काम करना है, बड़े दल अपने छोटे दल को उसका बराबर का हक दे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये हाथ की 5 उंगली है, बड़ी उंगली अपना काम करती है बड़ा भाई, बाकी की 4 उंगली अपना काम करती है। अगर आप दोषी पे भी जाएंगे तो हर एक उंगली की अलग इंपॉर्टेंस बताता है। इसमें ये नग धारण करो, इसका नहीं है नग धारण करो। इसका मतलब ये है हर आदमी की, हर जाति, हर धर्म की, हर क्षेत्र में हर चीज की वैल्यू है। केवल हम इतना काम करना है, बड़े दल छोटे दल को बराबर का उनका हक दे, त्याग की भावना रखे। जहाँ एक जो पुराने लोग कहावत कहा करते थे, जहाँ ठंडी गिरेगी रुपया वहीं जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। हमारा जब देश आजाद हुआ, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो शहीद हो गए देश के लिए, अगर वो शहीदी के लिए सोचते रहते कि कल क्या होगा, आज हम आजादी जीते। उन्होंने कुर्बानियां दी है तो हम आजादी की सांस ले रहे हैं। केवल इतना हम करते हैं, सब चीजों में विराम बातों पे लग जाएगा। सत्ताधारी पार्टी जितने कुछ कर रही है, बड़ा दल बड़ा दिल दिखाए। ठीक है इंद्रजीत जी, मैं समझ गई आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। जयकरण वर्मा जी, देखिए आरएलडी की तरफ से भी और छोटे दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब जरूरत होती है तब तो हमें साथ ले लिया जाता है, लेकिन परिणाम आते ही फिर पता नहीं हमारा कोई उतना काम नहीं रह जाता, हमें एक तरफा करके और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह की जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। वक्ता जी देखिए, अगर जो सम्मान न मिलता, हर पार्टी को अलग अलग सम्मान है। देखिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी कभी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े का ये भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर दल को, हर व्यक्ति को एक गुलदस्ते में सजा करके रखना चाहती है, जहाँ न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, सबको बराबर का हिस्सा होता है और सबको बराबर का अधिकार अपनी बात रखने का होता है। जब गुलदस्ते में होता है तो वहाँ ऊंचा नीचा नहीं, बराबर खिलने बोलने का उसका स्वभाव बरकरार रहता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ वक्ता जी कि जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी ने सारे दलों के साथ मिलने का काम किया, सारे दलों ने उनके साथ बात करने का काम किया, मैं सभी दलों का सम्मान करता हूं कि देश को बचाने की जरूरत है। जब देश हमारा बचेगा तभी हमारी पार्टियां भी बचेगी, तभी हम बचेंगे, तभी हमारा रोजगार बचेगा। आज देश को बचाने की जरूरत है और देश बचाने के लिए जनता ने समझौता कर लिया है, तो हमारे दल को भी, हम सभी दलों को भी समझौता कर लेना चाहिए। 26 दल लिए, आपने 38 दलों का गठबंधन कर लिया। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मनोज जी हम तक। नहीं आ रही आपको? जी अब आई। मैं कह रहा हूँ यही हम जयकरण जी यही समझाना चाह रहे हैं कि देश को बचाने की जरूरत है। जो कांग्रेस ने कुएं खोदे थे, जो रायता फैलाया था, वो भारतीय जनता पार्टी समेटने में लगी है उसको, तभी देश बचेगा, वरना देश कहाँ बचेगा? आप मुझे बताइए। अगर देश बचाने की नीयत अगर आपकी होती तो ये कहानी किससे ना चले होते। आज जनता इस बात से अस्वस्थ है कि देश सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही बच सकता है, संविधान वहीं पे जीवित रह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के विकास की बात की जा सकती है, देश की तरक्की की बात की जा सकती है। और राजनीति, जयकरण जी, राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, राजनीति भाव है, सोच है कि अगर हमें हमारे दिल में भाव हो
कि हम राजनीति करें कैसे, तो वो चीज होनी चाहिए। रविंद्र जी, आपके सामने भी आगे अब विपक्ष के आगे कई मजबूतियां। वक्ता जी एक जवाब देना चाहूंगा जी जी जल्दी के साथी का। जी बिल्कुल। देखिए वक्ता जी, कितने मैं जो कह रहा था कि देश बचाने की जरूरत है, मोदी को हटाने की जरूरत क्यों है, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के कान में क्यों नहीं रहती। आज मणिपुर में हमारी बहन बेटियां को निष्पक्ष करके घुमाया जाता है, जिसको देखने पर हम संस्कार हो जाते हैं, हमारे जयकरण जी इस मुद्दे को लेकर से इनको हटाना चाहते हैं। बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर भी आगे बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। समझ में नहीं जयकरण जी, इसलिए इस देश से भारतीय जनता पार्टी और मोदी को जब तक नहीं ठीक है, जाते जाते रविंद्र जी आपसे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष की लगातार जी जयकरण जी बेटियों के साथ इतना क्रूर अन्याय, ये देश के लिए भत्ता मजाक है। हमारी बहन बेटियों के साथ ये अन्याय करेंगे और इनको इस देश की सत्ता पर बैठे रहेंगे। ठीक है जयकरण जी, ठीक है जयकरण जी, बिल्कुल। रविंद्र जी हटाना चाहती है। रविंद्र जी, जाते जाते आपकी प्रतिक्रिया। विपक्ष के आगे कई चुनौतियां होंगी, आप कैसे इनसे निपटेंगे? बहुत छोटा सा जवाब चाहिए, मेरे पास वक्त की कमी है। हमारी चुनौतियां सब पूरी हो चुकी है। बेंगलुरु में अभी अगली बैठक मुंबई में होगी, हम अपना नेता भी चुन लेंगे, सारी हमारी समितियां और उसकी उप समितियां घोषित हो जाएगी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही की आपातकाल अघोषित आपातकाल हमारी सरकार को हम निकाल बाहर करेंगे। और इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बिहार की बैठक में फैलाया गया था, शिमला में होने वाली बैठक में फैलाया जाता है, ये करते रहेंगे। ये 24 तक भ्रम फैलाते रहे, बाहर चले जाएंगे तो बाहर भ्रम फैलाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतर चर्चा करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि विपक्ष जिस एकता का दंभ भर रही है, आने वाले 2024 तक ये विपक्षी एकता कितनी मजबूत रहती है और यूपी में इसका क्या कुछ समीकरण बनेगा, ये आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।